गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑटोनोमस एकेडमी। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। एमपीपीएससी प्री एक आने वाली है और एक का रिजल्ट भी आने वाला है 2019 वाले का। तो आप आई थिंक पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। क्लास में कौन कौन है थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, आ जाइएगा फटाफट। जल्दी से क्लास के लिए शेयर कर दीजिएगा, वो काफ़ी लोग आ जाएं, फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। कौन कौन है क्लास में थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। युवेंद्र जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है क्या सभी के लिए? एस बोलिएगा, फिर मैं आप भी के सेशन स्टार्ट करता हूँ आज का। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। मैं कुछ शायद कल से हमारी एमपी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, या उसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करना हो तो आप सभी लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है 9630527309। ठीक है, मैं यहाँ आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी, एमपीएसआई, बैंकिंग, एसएससी, एडीपीओ, सिविल जज की ये तैयारी कराते हैं। और लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट भी अब ऐप पर अवेलेबल है। टेस्ट का जो एनालिसिस होता है, रैंकिंग, वो भी आपको पता चल जाती है। फ्री स्टडी मटेरियल है, एफएलटी है, यूनिट टेस्ट है। एमपीपीएससी के लिए स्पेशल क्लास रहेगी ये। आप हमारी एकेडमी के लिए निम्न प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं: फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि हाल ही में अभी ये मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इन्होंने 5 आवश्यक सिद्धांत दिए हुए हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि वैश्विक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए कितने सिद्धांत पेश किए गए हैं और किसके द्वारा पेश किए गए हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए पीएम मोदी ने दिए और 5 सिद्धांत दिए हैं। अच्छा, मुझे एक बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोई कमेंट करके बता सकता है? यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? एनीवन? यूएनएससी यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? एनीवन? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी। चलिए, इस सुरक्षा
वैश्विक समुद्री सुरक्षा के बारे में जानते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा। समुद्री सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग पर केंद्रित एक सार्वजनिक विचार की अध्यक्षता करने के तुरंत बाद यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा पर पहली बार राष्ट्रपति के बयान को अपनाया है। ठीक है, इससे पहले कभी अपनाया नहीं गया था राष्ट्रपति के बयान को। भारत ने इस महीने यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में समुद्री सुरक्षा के लिए खतरों को नोट किया। आपको बताना चाहूँगा 1 अगस्त 2021 से ही हमने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने, और इसके अध्यक्ष मोदी जी साहब हैं। और सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ 2000 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को लागू करने पर विचार का आह्वान किया। 2000 में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसमें जो विचार दिए गए थे उसको इन्होंने अप्लाई करने वाले हैं। पीएम मोदी जी ने बोला है कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए हुए हैं जो कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, इन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए हुए हैं वो क्या हैं। पहला है वैध समुद्री व्यापार से बाधाओं को दूर करना, जो कि समुद्र में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरे देश वाले हमारे समुद्री व्यापारियों को पकड़ लेते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं जासूसी का, और उन पर कई मुकदमे चलते हैं। जैसे कि भारत के अभी भी लगभग 200 से ज़्यादा या कई और ज़्यादा हो सकते हैं जिनकी लिखित में जानकारी नहीं है, समुद्र के इसमें बंद हैं पाकिस्तान में, और जितनी भी हमारी समुद्री सीमाएं लगती हैं उन। पहला है वैध समुद्री व्यापार से बाधाओं को दूर करना। दूसरा है जिम्मेदार समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना, जैसे जो 2 देश हैं उनको बीच में अच्छी बॉन्डिंग होना कि नहीं, आप हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे अगर हम इस रास्ते से निकल रहे हैं। ठीक है, थर्ड निकल के आता है पॉइंट, समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर सुलझाना। ये भी सही है। अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई नेवी अधिकारी या कोई भी फोर्स या कोई भी मछुआरे समुद्र में पकड़ा जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उनको शांतिपूर्ण तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बना हुआ है वो उस तरीके से सुलझाना। फोर्थ पॉइंट है गैर राज्य तत्वों द्वारा निर्मित प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री खतरों का संयुक्त रूप से सामना करना। जैसे कई राज्य हैं या कई देश हैं जिनमें आपदा आ जाती है, प्राकृतिक तूफान आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, चक्रवात आते हैं, उनको सामूहिक रूप से संभालना। ना कि ऐसा कि नहीं ये आपका स्पेशल राज्य का है या आपके स्पेशल देश का है, इसमें हम मदद नहीं करेंगे, नहीं, इसमें सभी को मदद करना पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट है समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण करना। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है कि आने वाले समय में प्लास्टिक प्रदूषण या समुद्र प्रदूषण या नदी प्रदूषण कितने हद तक बढ़ने वाला है, क्योंकि जो फैक्ट्री से जो खराब कचरा, खराब पानी निकलता है हम समुद्रों में फेंकते हैं या किसी भी नदी में छोड़ देते हैं, जिससे कि नदियाँ प्रदूषित, लास्ट में समुद्र में ही जाता है पानी, तो समुद्र कितने प्रदूषित हो रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं कुछ अन्य तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, इसे 15 नवंबर 2000 को महासभा द्वारा अपनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय साधन है। यह कन्वेंशन 29 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यह कन्वेंशन आगे 3 प्रोटोकॉल द्वारा पूरक और है जो विशिष्ट क्षेत्रों और संगठित अपराध की अभिव्यक्तियों को लक्षित करता है। नंबर 1, व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से अवैध व्यापार को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल है। नंबर 2, भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल है। ये भी सही है, काफ़ी तस्करी होती है, एक से दूसरे देश में महिलाओं को, बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है।
नंबर थर्ड है अग्नेय शास्त्रों और उन पुर्जों और घटकों और गोला बारूद के अवैध निर्माण और तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल है। किसी भी प्रोटोकॉल के पक्षकार बनने से पहले देश को स्वयं कन्वेंशन का पक्ष बनना चाहिए। कई देश ऐसे होते हैं जो अवैध हथियार, अवैध तस्करी करते हैं और समुद्र के मार्ग से, परंतु कन्वेंशन में ये अपना प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं कि नहीं, हम नहीं करते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, भारत सरकार पहली इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित करेगा। ये पहली इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारत का एक मंत्रालय होता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये इसके मंत्री कौन है, वर्तमान मंत्री कौन है, ये बता सकता है कोई? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? चलिए, रेल मंत्री भी कौन है ये भी बताइएगा, और संचार मंत्री कौन है ये भी बताइए। अगर आपसे कोई पूछता है हमारे कैबिनेट भारतीय केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए, तो आपको याद रखना है अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, संचार मंत्री भी यही हैं। चलिए बैक टू क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज घोषणा की कि भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2021 की शुरुआत 3 दिनों के लिए की जाएगी, जो कि 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। ये 3 दिनों के लिए होगी। इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट है। आने वाले समय में भारत में 5G भी लॉन्च होने वाला है, इसकी ट्रायल चालू है, तो ये आपको याद रखना है। इसका क्या थीम होगी? डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। इस घोषणा के साथ संयुक्त राष्ट्र आधारित मंच अर्थात इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का भारतीय अध्याय शुरू हो गया है। ठीक है, इससे पहले नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वित्त वर्ष 2022 में भारत के कितने बिलियन निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई गई है? तो ये $400 बिलियन, $400 बिलियन के निर्यात के लक्ष्य के लिए 4 सूत्री रणनीति मोदी सरकार ने बनाई है। अचीव $400 बिलियन, ये टारगेट रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। इंडियन हैज़ कवरेड 33% ऑफ हिट्स टारगेट एक्सपोर्ट ऑफ $400 बिलियन। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आने वाले समय में देखने मिल सकता है कि भारत के कितने मिलियन डॉलर के निर्यात के लिए लक्ष्य बनाया गया है। तो आपके लिए लगाना है $400 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, काफ़ी चर्चाओं में है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021-22 के लिए $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 कारकों को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने महामारी के बाद की आर्थिक सुधार की वर्तमान वैश्विक स्थिति और भारतीय सामानों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इसे प्राय कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग और निर्यातकों से कोविड के बाद के परिदृश्य में सृजित अवसरों का लाभ उठाने, नए गंतव्यों का पता लगाने और निर्यात स्थल का विस्तार करने का आह्वान किया गया है। मोदी साहब कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो। वर्तमान में क्या नए प्रोडक्ट बन सकते हैं जिनको हम निर्यात कर सकते हैं, अन्य देशों में किस प्रोडक्ट की कमी है उसको हम भेज सकते हैं
उस पर उन्होंने लक्ष्य देने की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ITBP हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में है, क्योंकि इसमें ये ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें युद्ध में अधिकारी के रूप में महिलाएं शामिल हो रही हैं, जिसमें से 2 महिलाएं हैं, 2 महिला अधिकारी, प्रकृति और दीक्षा। मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी इनके बारे में बताया गया था। फिर से काफ़ी इनके बारे में चर्चा चल रही हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार फिर से आपसे डिस्कस करना चाहिए। ITBP भारत तिब्बत सीमा। कोई एक चीज़ और बता सकता है? यहाँ से 2 क्वेश्चन और निकल के आते हैं। भारत चीन सीमा और भारत पाकिस्तान सीमा पर जो हमारे सेना अधिकारी या सेना है उसको क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत पाकिस्तान सीमा और भारत चीन सीमा पर जो हमारी सेना है उसको हम क्या कहते हैं, और ये रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं? ठीक है, 2 अधिकारी हैं जिनका नाम, पहले का नाम है प्रकृति और दूसरे का नाम है दीक्षा, को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP बटालियन में कंपनी कमांडर के रूप में तैनात किया जाएगा। ये भारत की पहली 2 महिलाएं जिनको इसमें शामिल किया जा रहा है। अब तक ITBP में महिला अधिकारी चिकित्सा शाखा में सेवारत थीं या शीर्ष क्षेत्रों में भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्त पर थीं। IPS जो होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। इससे पहले IPS और हमारे मेडिकल स्टाफ में थी। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है जो इस सीमा में क्षेत्र में आई हुई हैं। ITBP ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से 2016 से अपने कैलेंडर में महिला लड़ाकू अधिकारियों की भर्ती शुरू की है। इससे पहले नहीं की गई थी। अगर क्वेश्चन बनेगा कि UPSC के किस ब्रांच के तहत इनको शामिल किया जाता है, तो आपको लिखना है अखिल भारतीय परीक्षा 2016। ठीक है, महिला लड़ाकू अधिकारी की भर्ती शुरू हुई है। इसके बारे में और अन्य तथ्य जान लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आप मुझे बताइएगा, बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहते हैं और भारत चीन सीमा को क्या कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं हम। ITBP के लिए यह है चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा के लिए भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन है। यह CRPF अधिनियम के तहत 24 अक्टूबर 1962 को स्थापित भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। 1962 के चीन आक्रमण के बाद इस बल का गठन किया गया है और इसकी प्राथमिक भूमिका आंतरिक सुरक्षा क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं को प्रस्तुत करने के अलावा 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा लेक, अभी जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि भारत चीन सीमा को क्या कहते हैं, भारत चीन सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, या भारत जितने भी अन्य देशों से अपनी सीमाएं टच करता है उस सीमाओं को किसी न किसी रूप में नाम दिया गया हुआ है। आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहते हैं और भारत चीन सीमा को क्या कहते हैं। जैसे भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा लेक बोलते हैं और इसकी किलोमीटर की लंबाई है 3,488 किलोमीटर लंबी है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको लिखना है 3,488 किलोमीटर। सितंबर 1996 में संसद ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 को भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए ITBP के संविधान और विनियमन
प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। एक स्पेशल टास्क वो है जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है और उसका एक अधिनियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईटीबीपी की भूमिका क्या है? आईटीबीपी एक बहुआयामी बल है जिसके मुख्य रूप से 5 कार्य हैं। यह है उत्तरी सीमाओं पर चौकसी, सीमा उल्लंघनों का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना और स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना। जो हमारा उत्तरी सीमा है ये वाला भारत, ये हमारा टॉप है, शायद मैप ऐसा ही बन रहा है आज। ये वाली जो सीमाएं हैं, उत्तरी सीमाओं पर चौकसी, पहरेदारी करना, सीमाओं का उल्लंघन का पता लगाना, कोई घुसपैठ तो नहीं है, और उसकी रोकथाम करना, और जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड पॉइंट है अवैध अव्रजन और सीमाओं पर तस्करी की जांच करना। वही बात है कि जो ऊपर अभी मैंने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल अवैध तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियार की रोकथाम करना, सुरंगें जो कई लोग सुरंग बना के भारत में घुसपैठ करते हैं उसकी जांच करना, उसको रोकना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है संवेदनशील प्रतिष्ठानों और अभी त्रस्त किए गए वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करना। कई राज्य हैं जहाँ वीआईपी होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान होती है, उनको सुरक्षा प्रदान करना, और कई नेता होते हैं स्पेशल, उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। गड़बड़ी की स्थिति में किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था बहाल और संरक्षित करना, शांति बनाए रखना इनका पहला काम है। ये इनों के 5 पॉइंट हैं आईटीबीपी के, जो कि इनको महत्वपूर्ण है और ये इनको फॉलो करते हैं आईटीबीपी। एक आध क्वेश्चन पक्का आ जाएगा आने वाली यूपीएससी 2021 जो लोग दे रहे हैं, जो अक्टूबर में होने वाली है, उसमें कथन निष्कर्ष में आपको ये देखने मिल जाएगा आईटीबीपी के बारे में, तो इसलिए आप इसको पढ़कर जाएं। चलिए आज के एमसीक्यूज देखते हैं कि एमसीक्यूज में क्या है। गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है? 5 साल के लिए दी हुई है गो फास्ट एयरलाइंस। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। घरेलू एयरलाइंस कंपनी गो फास्ट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन गिफ्ट ऑफर किया है। एयरलाइंस ने 7 मेडल विनर को गो फास्ट पहले गो एयर नेटवर्क पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट से 5 साल तक फ्री सफ़र करने की पेशकश की है। ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यह खिलाड़ी 2025 तक मुफ्त सफ़र करेंगे। ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, सिल्वर मेडल किसने जीता है, या 4 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं। तो आने वाले किसी भी परीक्षा में स्पोर्ट्स से बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आने वाले में कई सालों तक ये क्वेश्चन चलेगा कि गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं, खिलाड़ी का नाम बताइए। खेल पूछेंगे, नाम पूछेंगे, समय पूछेंगे कि कहाँ हुआ है खेल, और सिल्वर किसने जीता है और ब्राउन्स किसने जीता है। एक स्पोर्ट कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए या कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? ये भी मैंने क्वेश्चन परसों आपसे डिस्कस किया था, हाल ही में फिर से चर्चाओं में फिर से आपके साथ लेके आना पड़ रहा है। तो 1 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम है सचिव राजीव गौबा। इनकी ड्यूटी को एक्सटेंड किया गया, सेवा विस्तार किया गया है। गौबा को 2019 में 2 साल के लिए देश की शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया है। गौबा ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMF अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा। IMF कोष के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तराखंड है। चलिए एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा कमेंट करके, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं और उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? दोनों के नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं उत्तराखंड की। इनका नाम है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया इनका नाम है, उत्तराखंड की हैं ये। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही वंदना कटारिया। उत्तराखंड सरकार की ओर से इनामों की बौछारें, इन पर काफ़ी सारी इनामें दी गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने वंदना को 25 लाख का इनाम दिया है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 25 लाख की इनको सरकार की तरफ से इनाम दिया गया है। ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 9 अगस्त को विश्व नागरी शाखा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, फिर आज की हमारी क्लास को रोकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1994 को जिनेवा में मनाया गया था पहली बार, और वहीं से शुरुआत की गई थी। इस बार की थीम है, ये थीम याद रखिएगा, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ठीक है, इसकी ये थीम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समय कम है, 2 मिनट में क्लास ओवर होने वाली है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक में कौन सा पदक जिताया है? ये क्वेश्चन बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 121 साल में एथलेटिक में पहली बार गोल्ड आया है। ठीक है, इससे पहले कांस्य का ही आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? उनने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम नया रख दिया है मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का। या आपके लिए क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि आखिरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? अंतिम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? ये है नाथन एलिस। आपका भी क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने वाला हूँ एमपी की। जो लोग या जो बच्चे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप करके इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। और एक मैं जीएस की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जो कैंडिडेट उसमें इंटरेस्टेड रहेगा सिर्फ उन्हीं के लिए ये क्लास रहेगी। आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं जो आने वाले आपको किसी भी वनडे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे।
किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ समय के लिए अवेलेबल हूँ। एनीवन डाउट? जी, मैं एमपी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ और एक जीएस मिसलेशियस के नाम से भी एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम जीएस में साइंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो कि बच्चे काफ़ी साइंस में क्वेश्चन गलत करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं क्लास को आज के लिए यहीं रोकता हूँ। ठीक है, थैंक यू आप सभी का। आज की क्लास के लिए यहीं रोक रहा हूँ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।